नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। इन प्रश्नों की व्याख्या करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें सभी ऑप्शंस पे फोकस करना चाहिए। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। ये कथन बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद कोई अदालत ऐसी नहीं होती है जिसमें अपील की जाती है। भारत की सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय है, जिसको सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह कोर्ट मार्शल के भी मामलों को सुन सकती है। यहाँ लॉ होना चाहिए, मार्शल, कोर्ट मार्शल। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। डी है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। यहाँ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर सही नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री का सचिव और ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। भारतीय संविधान का आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी कि संवैधानिक प्रमुख राज्य स्तर पे जो होता है वह राज्यपाल होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी है राज्य के राज्यपाल को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वह अपने पद की शपथ लेने के बाद से 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। इससे पूर्व अगर वह चाहे इस्तीफा देना तो राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 217 कहता है कि किसी भी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 हो, अगर पारित एक प्रस्ताव कर दे तो राष्ट्रपति उसे पदमुक्त कर सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन बी है श्री राजीव गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत में चलित न्यायालय जो है वह भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। उन्होंने ही इसकी परिकल्पना की थी। उनका मानना था कि न्याय सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक भी पहुंचना चाहिए और सबको न्याय तक बराबर पहुंच होनी चाहिए। मोबाइल कोर्ट का तात्पर्य है कि ऐसा न्यायालय जो गाड़ी में शिफ्ट हो और जिसमें जज बैठे हो और वह गांव-गांव घूमे, जो देश के सुदूर इलाके हैं वहां तक जाएं गाड़ी के माध्यम से और लोगों के मामलों को सुने और न्याय दें। इसे ही चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट कहा जाता है। इसका मानस पुत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था।
इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर सी होगा, क्योंकि भारत में चलित न्यायालय जो उपज है वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है 370, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 371 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान में जो आपातकाल की व्यवस्था है वह आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ए होगा। अगर भारतीय संविधान में जो आपातकाल की बात की गई है उसमें आर्टिकल 352 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति हो गई है या होने की संभावना है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है भारत के किसी भाग में या पूरे भारत में, तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें कि मूल संविधान में अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति जो था आपातकाल का एक आधार, उसको खत्म करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। क्योंकि आंतरिक अशांति जो शब्द था वो काफी व्यापक शब्द था, इसको बहुत सिंपल तरीके से व्याख्या नहीं किया जा सकता था। इसी के आधार पर इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ये होगा। अगर आर्टिकल 356 की बात की जाए तो यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर, यानी कि रिपोर्ट मिलने पर, या राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। वहीं अगर आर्टिकल 360 की बात की जाए तो ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ये क्लियर हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं, इसका मतलब हुआ लोकसभा और विधानसभा। केंद्र स्तर पे जो व्यवस्थापिका है लोकसभा हो गया और राज्य स्तर पे जो व्यवस्थापिका है वो विधानसभा हो गया, के लिए मतदान के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो यह 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन ए है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 62वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 61वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 71वें संविधान संशोधन द्वारा। जैसा कि पहले प्रश्न में ही क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देख चुके हैं कि आम चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर सी होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर डी होगा।
आपको बता दें कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं ही शामिल थी, लेकिन 3 संविधान संशोधनों के माध्यम से 8 और भाषाएं जोड़ी गई। ये जो संविधान संशोधन है वे इस प्रकार हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कंकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। इसी प्रकार 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। मैथिली एकमात्र ऐसी भाषा है जो बिहार की भाषा है और 8वीं अनुसूची में शामिल है, जिसको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में 14 और 8 22 भाषाएं हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी है अशोक मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में की थी। इसे ही पंचायती राज व्यवस्था कहा गया, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश की थी उसमें कितने स्तर थे, तो 3 स्तर थे, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। ऑप्शन ए है पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन सी है पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, ऑप्शन डी है पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी। इसने अगस्त 1978 में अपना रिपोर्ट दिया, जिसमें पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या यानी कि गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन की सिफारिश की गई थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर बी होगा, क्योंकि अशोक मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय सरकार की स्थापना की बात की थी। अगला प्रश्न, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ऑप्शन ए है परामर्शदात्री निकाय, ऑप्शन बी है प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन सी है परामर्शीय समिति, ऑप्शन डी है पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है वह प्रशासनिक प्राधिकरण है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर बी होगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। ऑप्शन ए है सलाहकार निकाय, ऑप्शन बी है एक सलाहकार समिति, ऑप्शन सी है समन्वय एवं पर्यवेक्षी अधिकारी, ऑप्शन डी है प्रशासनिक अधिकारी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। भारत में ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति बनी है वह प्रशासनिक प्राधिकरण है या प्रशासनिक अधिकारी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर डी होगा। और जो पंचायत समिति होती है ये पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच कोऑर्डिनेशन और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर डी हो। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन डी है चीन। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनके नाम हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन। यहाँ पे जर्मनी एक ऐसा ऑप्शन है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में शामिल नहीं है। और सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं इन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है। P5 परमानेंट
5 जो सदस्य हैं, इसके कारण इनको P5 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शामिल है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, जर्मनी शामिल नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है महिला अधिकारों के संरक्षण से, ऑप्शन बी है मानव अधिकारों के संरक्षण से, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता के उन्मूलन से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसा संगठन है जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर बी होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेंसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है और यह विश्व स्तर पे मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय संसद द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा संविधान सभा के 11वें अधिवेशन यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर मैं वीडियो बनाऊं, किसी विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, ऐसा विषय जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है और काफ़ी इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि किस विषय पे मैं वीडियो बनाऊं। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाज़त। अगर अब तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।